सारी दुनिया ये कहती है कि 2020 हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा साल था। बाकी सारी दुनिया के लिए 2020 कैसा भी गुजरा हो, पाकिस्तान के लिए ये साल बुरा नहीं रहा, बल्कि काफ़ी अच्छा रहा। ख़ास तौर पर अगर इकानमी के नुक्ता नज़र से देखें तो जहाँ सारी दुनिया की इकानमी में तबाही फिर गई, दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी रखने वाला अमेरिका -33% पर आ गया। 2 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गईं। हमारे पड़ोस में भी तकरीबन यही हालात थे। जीडीपी का तकरीबन चौथा हिस्सा हवा में उड़ गया। भारत में भी तकरीबन 2 करोड़ लोगों की नौकरियां गईं। और हमारे मुल्कों में तो डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। इनका कितना नुकसान हुआ, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं। पूरी दुनिया में हालात ऐसे ही थे, लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती रही। पहले तो कभी भी हमारे अस्पताल फुल नहीं हुए। हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज के हालात वैसे बिल्कुल नहीं हुए जैसे इटली, यूके या बाकी मुल्कों में हो रहे थे। हमारे बिजनेस चलते रहे, फैक्ट्रियां भी चलती रहीं। नवंबर 2020 में जब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तेज़ी से मरीज़ आ रहे थे, उसी वक्त स्टेट बैंक के फॉरेन रिजर्व भी हर हफ्ते 4.25% की रफ्तार से बढ़ रहे थे। कोविड-19 में हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिला और अपॉर्चुनिटी मिली कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें बेतहाशा ग्रोथ आई। इसी दौरान हमारी एक्सपोर्ट्स भी मुख्तलिफ सेक्टर्स में बढ़ रही थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंडस्ट्री चल गई, ओवरऑल फ़ायदा हो रहा था। दूसरी तरफ जहां बाकी दुनिया के लिए लोन वापसी डिले हो रही थी, तो पाकिस्तान के लिए भी हो गई। कितने ही साल बाद पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया और ये यकीनन एक बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ती जा रही हैं। मुझे यकीन है कि आपने वो वीडियोस भी देखी होंगी जिनमें मेड इन पाकिस्तान कपड़े दुनिया की बड़ी बड़ी दुकानों में बिक रहे हैं। इमरान खान साहब तो बताते हैं कि पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई पाकिस्तानी इकानमी मुश्किल से बाहर आ गई है? क्या 2021 में मज़ीद अच्छी खबरें आएंगी? क्या महंगाई कम होगी और नौकरियाँ ज़्यादा मिलेंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और सारी दुनिया में मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स नज़र आती रहेंगी? आएँ ज़रा हिसाब लगाते हैं। वीडियो के शुरू में मैं एक ऐसी हरकत करने लगा हूं कि अगर आप मईशत के एक्सपर्ट हैं तो आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। इसके लिए पेश की माफ़ी। मैं ज़रा इकानमी का मुश्किल कॉन्सेप्ट बहुत सिंप्लीफाई करके पेश करूंगा। तो सबसे पहले पकड़ लेते हैं करंट अकाउंट को। करंट अकाउंट बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हम सब के बैंक अकाउंट होते हैं। हमारी आमदन इसमें आ जाती है और हम इसमें से खर्च करते रहते हैं। अगर आमदन कम हो और खर्चे ज़्यादा हों तो हम डेफिसिट में होते हैं, और अगर महीने के एंड पर कुछ पैसे बच जाएँ तो हम सरप्लस में आ जाते हैं। पाकिस्तान बहुत अरसे से डेफिसिट में चल रहा था। पाकिस्तान में जितना टैक्स इकट्ठा होता है, यानी जितने बाहर बैठे पाकिस्तानी मुल्क में पैसा भेजते थे और जितनी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स थी, इन दोनों को मिला भी लें तो इतने पैसे नहीं बचते थे कि इंपोर्ट्स का खर्चा निकल सके। दूसरा कॉन्सेप्ट है फिजिकल डेफिसिट। ये है कि हुकूमत के खर्चे कितने हैं, कमाई कितनी है। यानी अगर आप किसी दोस्त मुल्क से उधार पकड़ लेते हैं तो आपके अकाउंट में तो पैसे आ गए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ जाएंगी, लेकिन एक्चुअली तो आप पर कर्जा चढ़ गया है। वो कर्जा फिस्कल डेफिसिट में नज़र आता है। अब ज़रा जल्दी से इकानमी की सबसे बुनियादी बात करते हैं और असल बात की तरफ आते हैं। करना ये होता है कि आपकी आमदन खर्चों से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी आपकी एक्सपोर्ट्स की मालियत ज़्यादा होनी चाहिए, इंपोर्ट्स की कम होनी चाहिए। आप पर कर्जे कम होने चाहिए और जीडीपी की ग्रोथ तेज़ होनी चाहिए। बस अगर आप इन बातों पर फोकस करते हैं तो सारी इकानमी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और अगर आपकी इंपोर्ट्स की कीमत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट्स की कीमत कम है तो आप चाहे जितने बड़े इकोनॉमिस्ट हों, कोई फ़ायदा नहीं। ये तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए 2020 बहुत अच्छा गया है, मगर ऐसा क्यों हुआ? आए एक नज़र दौड़ाते हैं। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, उन्होंने हवाला हुंडी को रोका है। उसका नतीजा ये है कि मुल्क में पैसे बैंकिंग चैनल से आते हैं, रिकॉर्ड पर आते हैं और वो इकोनॉमिक इंडिकेटर में नज़र आते हैं, करंट अकाउंट को बेहतर करते हैं। लेकिन इस तरह मुल्क से पैसा चोरी करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए पुरानी हुकूमतें हवाला हुंडी नहीं रोकती थी। दूसरा काम था इम्पोर्ट्स पर टैक्सिंग। गाड़ी की कीमतें आसमानों पर चली गई हैं, मोबाइल फ़ोन महंगे हो गए हैं, लेकिन ऐसा करने की वजह से पाकिस्तान को लोन लेने की ज़रूरत पहले के मुकाबले में बहुत कम है। इकोनॉमी को सीधा करने के लिए जो काम हुकूमत ने फ़ौरन किए थे, वो बुनियादी तौर पर यही 2 काम थे। सियासत में ये सिखाते हैं कि जो फैसले आपको अनपॉपुलर करते हैं, इन्हें शुरू में कर लेना चाहिए ताकि जब तक इलेक्शन आए तब तक इनका फ़ायदा आना शुरू हो जाए। मुस्लिम लीग की हुकूमत आमतौर पर आते ही 2-3 मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है ताकि इलेक्शन तक कम्प्लीट हो जाए। लगता है कि तहरीक इंसाफ ने सोचा हुआ है कर्जे उतारना और मुल्क की
इकानमी को बेहतर करना, ये वो अचीवमेंट्स हैं जो इनको अगले इलेक्शन में जितवा सकती हैं। इस सब से नुकसान ये हुआ है कि एक बार अचानक ही महंगाई हो गई है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में महंगाई हो जाए तो आवाम से गालियां तो पड़ती हैं, वो हुकूमत के हिस्से में आ रही हैं। गलियों मोहल्लों में अब आप बात करें कि आलू 100 रुपए किलो क्यों हैं, तो जवाब यही मिलता है कि भाई तब्दीली आई है। और बहरहाल 10 रुपए की रोटी, 100 रुपए के किलो आलू और 200 रुपए दर्जन अंडे होंगे तो भाड़ में गया फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट सरप्लस। गरीब बंदे को तो महंगाई तंग करती है, कौमी खसारा नहीं। खैर, इस टॉपिक पर वीडियो के आखिर में बात करेंगे। अभी जरा देखते हैं इन इक़दामात के नतीजे क्या निकलेंगे। जहां हुकूमत ने इंपोर्ट पॉलिसीज चेंज की, हवाला हुंडी को रोका, वहीं करेंसी को फ्री फ्लोट पर डाला। पहले की हुकूमतें करती क्या थी, कर्ज लेती थी और करेंसी की वैल्यू एक जगह ठहराए रखती थी। बेसिकली हर मसले का हल कर्जा था। बात यहां तक पहुंची कि आज पाकिस्तान की टोटल GDP का 90% के करीब तो सिर्फ हमारा कर्जा है। कमाई क्या होगी, महंगाई कैसे कम होगी। हर गुजरते सेकंड के साथ हम पर तकरीबन $500 का सूद चढ़ रहा है। इस सब के अलावा हुकूमत की सबसे अहम पॉलिसी रही एक्सपोर्ट्स को फोकस करना। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ रही हैं और शायद यही इस हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी है। कोशिशें तो हुकूमत की ये भी नज़र आती हैं कि मज़ीद इंडस्ट्रीज़ लगें, एक्सपोर्ट्स बढ़ें, नौकरियाँ मिलें। इसीलिए रशा कई इंडस्ट्रियल सिटी, इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी और कायदे-आज़म बिजनेस पार्क के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। इस सब के साथ नई ऑटो पॉलिसी भी आई। पाकिस्तान में किया और हुंडई वापस आए हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनने लगी हैं। यानी एक तरफ हुकूमत कोशिशें कर रही है कि इंपोर्ट होने वाली चीज़ों पर बड़ा टैक्स लगाया जाए और दूसरी तरफ मुल्क के अंदर इंडस्ट्री ज़्यादा काम करे ताकि नौकरियां मिलें और पाकिस्तानी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो। ये सब देखने में तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन अब ज़रा देखते हैं कि पाकिस्तान के 2021 में चैलेंजेस क्या क्या हैं। फिर ही हम अंदाज़ा कर सकेंगे हालात कितना बेहतर होंगे या कितना ख़राब होंगे। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रिकोडिक केस में है। जल्द ही इस केस पर तफसील से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल ये बताता हूँ कि इसमें चल क्या रहा है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि रिकोडिक मामले पर ठीक ठाक करप्शन हुई है। 2015 में नवाज शरीफ हुकूमत ने रिकोडिक को वापस लेने की कोशिश की। 2018 में वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के खिलाफ फैसला दिया और $11.5 अरब का जुर्माना ठोक दिया। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, उन्होंने भी बहुत कोशिशें की हैं और अब एक नया केस चल रहा है। समाअत दोबारा शुरू हो चुकी है। $6 अरब का मामला है। इम्कान यही है कि ये फैसला भी पाकिस्तान के खिलाफ ही आएगा, क्योंकि बहरहाल आलमी मुआहदा है। ऐसे तो हो नहीं सकता कि एक हुकूमत कोई मुआहदा करे और दूसरी हुकूमत आकर मुकर जाए। ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान का मुआहदा है और हर हुकूमत को मानना पड़ेगा। पाकिस्तान ने PIA के एसेट्स को गारंटी के तौर पर रखा हुआ था। लगता यही है कि मसला बनेगा और ये हमारी इकानमी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। दूसरा मसला ये है कि मुल्क में हर साल 13 लाख से ज्यादा लोग जॉब मार्केट में दाखिल हो रहे हैं और हमारी GDP ज्यादा से ज्यादा 3-4 लाख नौकरियां बनाती है। इंडस्ट्री इसलिए पाकिस्तान में नहीं लगती कि करप्शन की वजह से कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में काम नहीं करना चाहता। एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी बनानी हो तो 4 इदारों को रिश्वत देनी पड़ती है। कहीं एक रेस्टोरेंट बना लें तो 6 हुकूमती महकमों के एहलकार आकर मुफ्त खाना खाते हैं। मोहल्ले के खाकरोब से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक ब्यूरोक्रेसी का पूरा ढांचा ही रिश्वत के ऊपर कायम है। प्रैक्टिकल बात तो यह है कि हुकूमती लोगों को खुद इन्वेस्टर्स को लाना पड़ेगा और इनकी रिक्वेस्ट को खुद सुनना पड़ेगा ताकि ब्यूरोक्रेसी के हथकंडे इन्हें अफेंड ना करें। किसी हद तक हुकूमत ऐसा कर भी रही है, इसलिए फैसलाबाद और सियालकोट की इंडस्ट्री तरक्की कर रही है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा हो सकता है और बहुत ज्यादा करना भी पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि महंगाई मजीद होनी है। महंगाई इसलिए होनी है कि 2020 में हमारी इंपोर्ट्स बहुत कम रही हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंपोर्ट मशीनरी है और दूसरी सबसे बड़ी इंपोर्ट तेल है। तरक्याती काम तो 2020 में जाहिर है सारी दुनिया में ही रुके रहे। तेल की कीमतें इंतहाई कम हो गई थी, इसलिए तेल पर भी हमारा खर्चा नहीं हुआ, लेकिन इस साल दोनों का खर्चा दोबारा शुरू हो जाएगा। फिर या तो इन्फ्लेशन करेंगे यानी कि महंगाई, या फिर हम अपनी GDP ही उठाएं। GDP उठाने के लिए वही करना पड़ेगा कि इंडस्ट्री लगे, लोगों को नौकरियां मिलें और रोजगार बढ़े। वैसे भी सारी दुनिया का इकोनॉमिक मॉडल ऐसा है कि महंगाई कभी वापस नहीं होती, आपकी तनख्वाह आपकी आमदन ही बढ़ती है। जापान में थोड़े फासले की ट्रेन की टिकट अगर खरीदें तो वो पाकिस्तानी 50,000 रुपए में बनती है, लेकिन वो महंगी नहीं लगती क्योंकि वहाँ के लोगों की आमदन उसी हिसाब से है। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई है लेकिन पब्लिक की आमदन नहीं बढ़ी, वो बढ़ाने की शदीद जरूरत है। सिंगापुर का पूरा मुल्क लाहौर शहर से आधा भी नहीं है, लेकिन सिंगापुर की एक्सपोर्ट्स $300 बिलियन की हैं। 14 करोड़ नौजवानों के मुल्क पाकिस्तान, जिसमें दरिया, समंदर, पहाड़, मीठे पानी के ज़खायर,
हर चीज़ होने के बावजूद यहाँ की टोटल एक्सपोर्ट्स $25 बिलियन की भी नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्क की GDP कम से कम $1 ट्रिलियन के जितनी होनी चाहिए। हमारी एक्सपोर्ट्स $500 बिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए। पाकिस्तान के तो सिर्फ टूरिज्म सेक्टर को $50 बिलियन से ज़्यादा निकालने चाहिए। हमारी 8000 साल की तारीख है, दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन वादियाँ हैं, और हमारा मुल्क $1 बिलियन भी नहीं कमाता टूरिज्म से। और फिर हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, भारत, ईरान, सेंट्रल एशिया, चीन और अरब ममालिक, इन सब को आपस में ट्रेड करनी है, और दरमियान में है पाकिस्तान। चीन को इस बात की समझ आई है और उसने CPEC बना दिया है ताकि सारा फ़ायदा पाकिस्तान को ना मिले बल्कि चीन को भी कुछ हिस्सा मिले। लेकिन पाकिस्तानी हालात CPEC को भी ख़राब करने पर तुले हुए हैं। मसला वही है कि पूरी सोसाइटी का कोलैप्स हुआ है। क्या लीडर्स, क्या ब्यूरोक्रेसी, क्या अदलिया और क्या अवाम। इमरान खान के पास सुनहरी मौका तो है, बहुत पोटेंशियल वाला मुल्क मिला है, लेकिन कुछ बेहतरी करने के लिए उनसे लड़ना पड़ेगा जो इस वक्त इन हालात के बेनिफिशरी हैं। समअप करते हैं, ये बात हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन बस सुनते ही आ रहे हैं। रिको डिक की तरह हमारे जो सारे असल असासे थे वो या तो चोरी हो चुके हैं या खाए पिए जा चुके हैं। अब हम रॉ प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते। अब हमारी ये ज़रूरत है कि हम वैल्यू एडिशन करें। सियालकोट में जो फुटबॉल $1000 का सेल होता है, वही बॉल एडिडास खरीद कर $110 का सेल करती है। ब्रांड की वैल्यू है। दुनिया में हलाल फूड प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट्स में हम 50 मुल्कों की लिस्ट में कहीं भी नहीं हैं, क्योंकि हमारी ब्रांडिंग ही नहीं है। हमारी फसलों की फसलें बाहर एक्सपोर्ट हो जाती हैं और कोई और अपना लेबल लगाकर उनको ज़्यादा वैल्यू करके बेच देता है, और पाकिस्तान का फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। असल फ़ायदा वो ब्रांड वाले ले जाते हैं, और बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो पाकिस्तान में आते नहीं, और जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं उनको हमारा मुआशरा तरक्की नहीं करने देता। अब हमें ब्रांड्स की तरफ जाना है, और ये हुकूमत बहरहाल इसी सिमत में मेहनत करती नज़र आ रही है। GDP बेहतर हो रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, और हमारी 65% आबादी नौजवानों की है, काम कर सकती है, उनको नौकरी चाहिए और वो मुल्क को अमीर बना सकते हैं। लगातार बनती इंडस्ट्रियल स्टेट्स, एक्सपोर्ट फोकस पॉलिसीज, CPEC पर जारी काम और इंडस्ट्री के लिए सस्ती बिजली की फराहमी, इन सब चीज़ों से पता तो लगता है कि हुकूमत का इंटेंट क्या है, और इतना भी काफ़ी होता है। अगर हुकूमत कोशिश करे तो नतीजा तो आखिर निकलेगा ही। उम्मीद तो है कि बेहतरी आएगी, लेकिन बहुत नाजुक सूरत हाल है। अगर भारत की तरफ से कोई जारियत हो गई, अगर रिको डिक केस में जुर्माना हुआ, अगर FATF ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, अगर चीन ने भी अपना लोन वापस मांग लिया, या फिर इस तरह का कोई और मसला हुआ, तो पाकिस्तान में झटका सहने की अब सकत नहीं है। तो इसी उम्मीद और इसी दुआ के साथ ऐसा कोई मसला नहीं होगा। मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो में मिलते हैं।